जिनको भी नोट्स नहीं मिला है या मिला था, गुम हो गया है, कुछ भी हो गया है, जो हो गया है, नोट्स चाहिए तो रूम 3 में लिखवा देना उन लोग को, जो जो नोट्स तुम्हारे पास मिसिंग है कोई भी सब्जेक्ट का, वो लोग प्रिंट करके रख देंगे, 1-2 दिन में फिर ले जाना। ठीक है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का नोट्स नहीं है वो लिखवा देना, प्रिंट मिल जाएगा फिर से। और थोड़ा संभाल के रखो उसको ना। ऑनलाइन स्टूडेंट, चेक योर ऑडियो एंड वीडियो। वी विल रीड टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। छोटा सा टॉपिक है, पढ़ के कंप्लीट करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा, छुट्टी दे देंगे। ठीक है, देखना टोटल 6 टाइप का कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पिछले क्लास में हम पढ़े थे, पहले बात पढ़े थे मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव, फीचर्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये सारा पढ़ चुके हैं हम लोग। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट कमाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट ये नहीं था कि प्रॉफिट नहीं हो सकता, प्रॉफिट हो सकता है, बट मेन पर्पस ऑफ फॉर्मिंग इज नॉट अर्निंग प्रॉफिट, बट द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मे बी अर्निंग प्रॉफिट। बाद में मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बट प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट हो नहीं सकता ऐसा नहीं है। राइट, हम लोग पढ़ेंगे 6 टाइप का कोऑपरेटिव जो बनाया जाता है अलग अलग पर्पस के लिए। तुमको इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसमें सिर्फ तुमको ध्यान जो रखना है वो है नाम और उसका पर्पस ऑफ मेकिंग, क्यों बन रहा है वो। ठीक है, जैसे पहला हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये क्यों बनता है, क्या पर्पस है बनने का, बस उतना जानने से इट इज सफिशिएंट। राइट, तो 6 टाइप का कोऑपरेटिव है, उसका नाम याद रखना पड़ेगा और उसको क्यों बनाया जा रहा है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। राइट, देखना तो ये लास्ट टॉपिक है, चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है ये, नाउ कंप्लीट हो जाएगा आज। ठीक है, इस चैप्टर 2 अकेले जितना बड़ा है, 3 चैप्टर बोलूं मैं, चैप्टर 3, 4 एंड 5 कंबाइंडली इतना टाइम लगेगा जितना हम लोग को सिर्फ चैप्टर नंबर 2 में लगा। ठीक है, और टोटल 10 ही चैप्टर है सिलेबस में, सिलेबस बहुत ही ज्यादा आगे है, इस 11 में 10 ही है बस, 12th में 12 है। तो स्कूल में अलग अलग जगह चले गए होंगे, विकास में कहाँ पहुंच गए, 2 खत्म, 5वां पढ़ा रहे, 5वां चैप्टर, तुम अलग अलग विकास ना, हाँ, और वो के वैदिक में सेकंड, संस्कार में सेकंड, कोऑपरेटिव चालू 4। ठीक है, देखना आज हो जाएगा कंप्लीट। सेकंड देखना, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बातचीत बंद। ठीक है, पर्पस क्या है देखना, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, नाम से पता चल रहा है जो लोग प्रोडक्ट अल्टीमेटली खरीदते हैं उनको बोलते, और यूज करने के लिए दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर। जो बना रहा है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से सामान आएगा होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। ठीक है, द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स who join together to eliminate the middleman। तो ये कंज्यूमर लोग मिलकर एक होकर, इनका पर्पस है मिडिल मैन को एलिमिनेट करना। आज मैन्युफैक्चरर सामान दे रहा है 100 रुपए में, ठीक है, ध्यान से सुनना, मैन्युफैक्चरर सामान दे रहा है 100 रुपए में टू द होलसेलर। राइट, होलसेलर वही सामान रिटेलर को बेच रहा है 110 में, रिटेलर वही सामान फिर आगे बेच रहा है कस्टमर को सपोज 120 में। राइट, तो कस्टमर को सामान खरीदते समय प्राइस पड़ता है 120 रुपए। राइट, अब अगर ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर्स मिल जाएं और ये लोग स्टार्ट करें डायरेक्टली परचेज करना इन बल्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, तो इन लोग क्या होगा, इससे ये जो मिडिल मैन है ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट, अब मुझे 1 पीस खरीदना है तो मैं मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि 1 पीस चाहिए तो मुझे यहाँ रिटेलर से ही लाना पड़ेगा, लेकिन मुझे 1 पीस चाहिए, ऐसे 1000 लोग हम मिल गए, अब 1000 पीस चाहिए हम सबको कंबाइंड, नाउ वी कैन कंबाइंडली प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। हम 100 नहीं, कम से कम 102, 103, 104, 105 रुपए में तो कम से कम मिल ही जाएगा। 100 में ना भी मिले, भले मैन्युफैक्चरर होलसेलर के रेट में हमको ना भी दे, पर 105 में तो दे ही देगा कम से कम, तो हमको 120 का जो सामान पड़ता वो 105 में मिलेगा।
तो ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कंज्यूमर लोग मिलकर बनाए हैं इन ऑर्डर टू परचेज डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर by eliminating the wholesalers and the retailers is called as the consumer cooperative society. Clear है what is consumer cooperative? पर्पस और नाम जो मैं बता रहा हूं क्यों बन रहा है बस, और क्या नाम है, बस इतना ही जानना है इसमें, ठीक है. It purchases goods directly from the manufacturer and sell them to members at reasonable price. ठीक है. The main objective of forming consumer cooperative is to ensure steady supply, regularly सामान मिलता रहे, सही प्राइस पे मिले, मिडिल मैन को एलिमिनेट करके, और अच्छा क्वालिटी का सर्विस, गुड्स और सर्विस हमको अवेलेबल हो. तो सही प्राइस पे सही क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलरली अवेलेबल होता रहे, ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनता है इस पर्पस से इज कॉल्ड एज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्लियर है व्हाट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव? ठीक है. नेक्स्ट, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. नाम से पता चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स मिलकर जब एक हो रहे हैं देन दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है. अब मैं एक छोटा सा मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं, या उतना सोर्सेस नहीं है, उतना जान पहचान नहीं है कि मैं रॉ मटेरियल मंगवा सकूँ, मशीनरीज मंगवा सकूँ. मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हम मिल जाएंगे तो हम लोग जो है रॉ मटेरियल एक साथ परचेज कर सकेंगे, प्लस हम कोई मशीनरी हो गया उसको मंगवा सकेंगे और साथ में हम सब उसको यूज कर सकेंगे. राइट. तो इसका ऑब्जेक्टिव है छोटे छोटे प्रोड्यूसर सारे मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए हैं. उनका पर्पस सबको मिलके रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, मिलके मशीनरीज खरीदेंगे, मिलके टेक्नोलॉजी खरीदेंगे और गुड्स बना के आगे बेचेंगे. राइट. दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स. नाम से पता चल रहा है वहां कंज्यूमर्स थे, यहाँ मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं. हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट, मुझे अकेले दिक्कत होता है, टू प्रोक्योर इनपुट्स, मुझे रॉ मटेरियल खरीदने में प्रॉब्लम होता है, एंड गेट मशीनरी एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. ठीक है. मेरे पास ना उतना सोर्सेस है, ना उतना जानकारी है, ना उतना पैसा है कि मैं रॉ मटेरियल खरीद सकूं, या ना मेरे पास वैसे पैसा है कि मैं मशीनरीज या टेक्नोलॉजी खरीद सकूं. मैं अकेले नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जैसे अगर हम 50 लोग मिल जाएं तो हम लोग मिलकर मशीनरीज खरीद सकते हैं, मिलकर रॉ मटेरियल्स मंगवा सकते हैं. राइट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव. एक जो रॉ मटेरियल इनपुट और मशीनरीज खरीदता है, और दूसरा जो इनका फिनिश गुड्स को आगे बेचता है. ठीक है. आज एक एक गांव में जैसे एग्जांपल देता हूं तुमको, जैसे बरपाली के पास, ठीक है, वो जो मूर्ति और ये सब बहुत अच्छा बनता है, जो मिट्टी का जो मूर्ति ये सब है. ठीक है. तो वहां पे उनको बनाना आता है, लेकिन उसको शहर में लाके कैसे बेचें उतना उनको आइडिया नहीं है, टाइम नहीं है, रेट भी नहीं है. वहां पे वो सामान 10 में बना रहे हैं, 20 में बेच दे रहे हैं. यहाँ उसको बरगढ़ में लाके बेचें तो उसका वैल्यू 50 रुपये भी हो सकता है, लेकिन बरगढ़ में लाके बेचना पड़ेगा उसके लिए. तो एक सोसाइटी, मिलजुल के एक सोसाइटी बनाए जिसका काम है वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको वो लोग बरगढ़ में लाएंगे, उसको बरगढ़ में सही रेट में बेचेंगे, जो कमाएंगे सबके बीच में डिवाइड होगा. राइट. तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है या तो रॉ मटेरियल्स, इनपुट, मशीनरीज खरीदने में, या तो प्रॉब्लम हो रहा है फिनिश गुड्स को बेचने में. दोनों में हेल्प करेगा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी. क्लियर है ये? नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी आर, पहला, टू एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट सही प्राइस पे मिले, लेटेस्ट मशीनरी, टेक्नोलॉजी ये सब मिलता रहे मैन्युफैक्चरर्स को, सही से सामान बिकता रहे, स्मूथली सामान सेल होता रहे, हेल्पिंग द प्रोड्यूसर्स टू कॉन्सेंट्रेट देयर अटेंशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और उनको मदद करे कि वो लोग अपने काम में ध्यान दें. जैसे आज मैं एग्जांपल दिया बरपाली का, तो उनको बेचने का चिंता नहीं है, उनको सिर्फ बनाना है. बेचने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बेचेगा, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, उन लोग अपने काम पे ध्यान देंगे, प्रोडक्शन पे.
बाकी बेचने का चिंता छोड़ सकते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, उनको ना रॉ मटेरियल्स खरीदने का चिंता है, ना मशीनरी का चिंता है, ना सेल करने का चिंता है, उनको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, प्रोडक्शन करते जाना है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है? इसका बनाने का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो अकेले रॉ मटेरियल नहीं खरीद पाएंगे, अकेले मशीनरीज नहीं खरीद पाएंगे, अकेले अपना गुड्स को बेच भी नहीं पाएंगे, इन लोग मिलके एक सोसाइटी बना रहे हैं जहां पे सारे लोग मिलके रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे, मशीनरीज खरीदेंगे और मिलके अपना जो फिनिश गुड्स है उसको आगे बेचेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नाम से पता चलेगा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जिनको प्रॉब्लम होता है अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने में, अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट, अपने प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ये सब करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इन लोग क्या करेंगे, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं मिल के एक सोसाइटी बनाए, उसका काम है कि इनका प्रोडक्ट्स को पैक करना, ठीक है, इनका प्रोडक्ट्स को का लेबलिंग करना, इनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में एडवर्टाइजमेंट करना। ठीक है, देखना, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, नाम से पता चल रहा है मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट्स का काम करेगा। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर, यहाँ पे भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, ऊपर भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, यहाँ पर भी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में भी मैन्युफैक्चरर थे, यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरर्स हैं। इनको क्या दिक्कत हो रहा है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स एट प्रॉफिट। इनको प्रॉफिट में सामान बेचने में दिक्कत होता है क्योंकि इनको पैकेजिंग नहीं आता है। तो पैकेजिंग नहीं होगा तो प्रोडक्ट 100 में बिकता है, अच्छा पैकेजिंग होगा वही सामान 200 में बिकता है। तो इनको पैकेजिंग नहीं आता है। ठीक है, इनको वेयरहाउस नहीं है इनके पास, ये लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी दिन बेचते हैं। जैसे वेजिटेबल्स में है, वेजिटेबल्स में आज भी ये प्रॉब्लम है, आज प्रोडक्शन हुआ लेकिन उनके पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है रखने के लिए। तो आज प्रोडक्शन हुआ, आज सोच लो कोई भी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल्स आया तो उसको मार्केट में आज या कल में बेचना ही पड़ेगा, वरना तो खराब हो जाएगा वो। तो आज सोच लो 40 में बेच रहे हैं, खराब होने लगा है, लगेगा नहीं बिक रहा है, 15, 20, 10 जो रेट में बिके उसको बेचेंगे वो लोग, क्योंकि उनके पास रखने के लिए वेयर हाउसेस नहीं है। लेकिन अगर उनके पास कोल्ड स्टोरेज होता, वेयर हाउसेस होता, तो उनको 40 का सामान 10 में नहीं बेचना पड़ता, उन लोग उसको स्टोर करते, जब मार्केट में शॉर्टेज होता फिर वो 40 का, 50 का, 60, 70, 100 में भी बेच सकते थे, राइट। तो ये सोसाइटी हेल्प करेगा क्या क्या चीज में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स, पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ग्रेडिंग का मतलब समझते हो, ग्रेडिंग का मतलब होता है जैसे सिंपल, प्रीमियम, सेमी प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम, ऐसे कैटेगराइज करना। जैसे 1 किलो का जैसे चाय पत्ती आता है टाटा टी का, जैसे 100 रुपये किलो में भी है, उसका एक अपर वर्जन आता है 200 रुपये किलो, एक और अपर वर्जन है 400 रुपये किलो, एक और सबसे टॉप वर्जन आता है 1000 रुपये किलो। ऐसे वो चाय पत्ती ही है लेकिन एक 100 रुपये में भी बेच रहा है और एक 1000 का भी आ रहा है। इसको बोलते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब होता है कैटेगराइज करना इनटू, मतलब सस्ता, थोड़ा महंगा, उससे महंगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेडिंग। ठीक है, तो ये वाला सोसाइटी हेल्प करेगा पैकेजिंग एंड ग्रेडिंग करने में। ग्रेडिंग करने के लिए प्रीमियम पैकेजिंग का जरूरत है। एक चॉकलेट 10 रुपये में मिल रहा है और एक चॉकलेट 200 रुपये में भी मिल रहा है, 200 वाला का पैकिंग सुंदर होना चाहिए, वरना 200 कोई नहीं देगा उसका, राइट। टेस्ट जैसा भी हो, टेस्ट ऊपर नीचे हो जाएगा चल जाएगा, लेकिन हैम्पर में सुंदर दिखना चाहिए वो। समझ पा रहे हो प्रॉब्लम क्या है, सुंदर दिखना चाहिए, बाद में उसका टेस्ट सेकेंडरी हो गया है, उसका जो पैकेजिंग है वो प्राइमरी हो गया है। अगर सेल्फ में वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो सेल्फ से कस्टमर उसको नहीं उठाएगा, लेकिन अगर अच्छा दिख रहा है तो उसको उठा लेगा, टेस्ट करके पता चलेगा खराब लग रहा है। लेकिन अगर पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा, कितना भी अच्छा क्वालिटी हो, कितना भी अच्छा टेस्ट हो, कस्टमर अगर पैकेजिंग से अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो उसको वो सेल्फ से पिकअप ही नहीं करेगा, तो टेस्ट कहां से करेगा फिर। समझ में आ रहा है? तो आज के दिन में पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इनको नहीं आता स्मॉल प्रोड्यूसर्स को, तो ये मिलके एक सोसाइटी बनाए जो ये काम करता है। क्लियर है ये? देखना क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला, टू एंश्योर स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट
सामान को मार्केट में बेचना, बेस्ट प्राइस पे बेचना, अच्छा पैकेजिंग अच्छा ग्रेडिंग करके सही प्राइस पे बेचना उसको, फैसिलिटी प्रोवाइड करना जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, पैकेजिंग, ये सब, और मिडिल मैन को एलिमिनेट करना, डायरेक्टली हमारे कस्टमर तक सामान को बेचना। मैन्युफैक्चरर चाहता है हम डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचें, आज हर कोई चाहता है डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचे, D2C बोलते हैं, डायरेक्ट टू कस्टमर्स, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, डायरेक्ट टू कस्टमर सबसे प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, ठीक है। आज जैसे एग्जांपल देता हूँ, समझ लो एक लैपटॉप है, ठीक है, HP कंपनी लैपटॉप बना रहा है, ठीक है, जिसका MRP है लेट से 45,000 का, 45,000 रुपये का MRP है, ठीक है। तो HP लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होलसेलर को लैपटॉप देता है लेट से 35,000 में, ठीक है। होलसेलर ये लैपटॉप रिटेलर को पहुंचाता है एट सपोज 38,000, ठीक है। और रिटेलर फिर ये जो लैपटॉप है, हम जो दुकान जाते हैं आसपास अपने लैपटॉप खरीदने, कोई भी कंप्यूटर दुकान जाते हैं, तो 38,000 उसको पड़ा है, 45,000 का उसका MRP है, तुमको चलो वो 2,000 काट के MRP से 43 में बेच देता है, ठीक है। तो एज अ कस्टमर तुम जब लैपटॉप खरीदे रिटेलर से, कितने का पड़ा? 43,000 का पड़ा, ठीक है। अब ये जो HP कंपनी है, ये हमेशा कोशिश करेगा कि कैसे इसका लैपटॉप जो है ये चैनल को एलिमिनेट करके डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचे। इससे कंपनी क्या करेगा? अपना वेबसाइट बनाएगा, अपने वेबसाइट से सामान बेचना शुरू करेगा। वेबसाइट में 45,000 का लैपटॉप में अगर कंपनी 20% ऑफ भी दे दे, अपने वेबसाइट में 20% ऑफ दे दिया लैपटॉप का HP कंपनी, तो कितने का बेचेगा ये? 9,000 कम 36,000 में बेचेगा कस्टमर को डायरेक्टली। तब भी HP कंपनी के लिए तो फायदा ही है, क्योंकि HP कंपनी वो लैपटॉप होलसेलर को 35,000 में देता था, अब 36,000 में सीधा कस्टमर को दे रहा है, तो 1,000 रुपया फायदा हुआ। ये कस्टमर को भी फायदा हो रहा है इससे। कस्टमर यही लैपटॉप रिटेलर से 43 में लेके आता था, ऑनलाइन मंगा ले रहा है, 36,000 में आ जा रहा है। तो इसलिए ऑनलाइन सस्ता हो रहा है। ऑनलाइन सस्ता होने का रीजन ही ये है कि इन लोगों को ये एलिमिनेट कर रहे हैं बीच से, होलसेलर और रिटेलर्स को एलिमिनेट करने का कोशिश हो रहा है। तो जब इन दोनों को एलिमिनेट किया जाएगा तो इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इसका और उसका बेनिफिट होगा, राइट। जो बेनिफिट पहले होलसेलर और रिटेलर कमाते थे, वो बेनिफिट अभी पास ऑन हो रहा है दोनों को, टू द कंपनी एंड टू द कस्टमर। कंपनी को भी 1,000 रुपए का फायदा हुआ और कस्टमर को भी 5-7 हजार रुपया कम में सामान मिला। क्लियर है? इसलिए कोई भी चीज जब हम नियरेस्ट दुकान में पूछेंगे तो चांसेस है कि वो थोड़ा महंगा रहेगा, और उसके ऑफिशियल वेबसाइट से हम जब मंगवाएंगे तो सस्ता रहेगा, क्योंकि हर एक कंपनी डायरेक्टली बेचने का कोशिश कर रहा है। तो जो रेट पे रिटेलर से मिलेगा उससे सस्ता में वो देने का कोशिश करेंगे ही करेंगे, बिकॉज उनको ज्यादा फायदा है उसमें, क्योंकि वही चीज वो होलसेलर को कम में देते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा तुमको ऐसे लग सकता है कंपनी का क्या फायदा हुआ, 20% ऑफ दे रहा है कंपनी ऑनलाइन में। कंपनी का फायदा है फिर भी, कंपनी वो चीज 35,000 में दिया था होलसेलर को, हम सोचते हैं 43 में देता था, 36 में दिया, कंपनी को तो नुकसान है। कंपनी थोड़ी 43 में दे रहा था, तुमको रिटेलर 43 में दे रहा था, कंपनी तो 35 में दिया था होलसेलर को। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां 1,000 रुपए का बेनिफिट है। समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग इसीलिए ज्यादा फेमस हो रहा है बिकॉज ये बीच से एलिमिनेट कर रहा है होलसेलर रिटेलर्स को। लेकिन इससे क्या होगा अल्टीमेटली? कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रैपिडली बढ़ेगा इससे, क्योंकि जो लाखों करोड़ों लोग होलसेलर और रिटेलर का धंधा कर रहे हैं इंडिया में, वो लोग का बिजनेस बहुत जल्दी गिरेगा, और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों का बिजनेस यहाँ कम हो जाएगा, तो फिर इससे इकोनॉमी थोड़ा डाउन हो जाए, राइट। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। क्रेडिट का क्या मतलब है? उधार, है ना। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का काम है छोटा मोटा उधार देना, जो छोटे मोटे लोगों को बिजनेस करने के लिए लोन्स चाहिए,
थोड़ा बहुत उनको लोन प्रोवाइड करना इज द काम ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर? जैसे बरगढ़ में एक है संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, जो अपने यहाँ पे है, जो दुकान, ये जो पिपलानी है, टाउन वाला पिपलानी, उसके थोड़ा सा आगे जो फूड प्लाजा के पूरा सामने है देखना, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, वो वन ऑफ द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है बरगढ़ में, जहाँ पे छोटे छोटे जो लोन्स वोन्स चाहिए बिना कोई सिक्योरिटी के, बिना कोई मॉर्गेज के, तो वहाँ पे वो अवेलेबल है। राइट? देखना, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल विद लिमिटेड मीन्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू अरेंज क्रेडिट एंड लोन्स। इनको क्रेडिट या लोन्स नहीं मिलता है। दिस सोसाइटी प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये सोसाइटी छोटा मोटा लोन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को और प्रमोट करता है हैबिट ऑफ सेविंग्स। जो पैसा उनके पास बचता है वो उनसे ले लेता है, बदले में उनको इंटरेस्ट देता है, और जो पैसा आता है उस पैसे को फिर वो आगे लोन के फॉर्म में यूज करता है। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म बाय फार्मर्स आर कॉल्ड एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। फार्मर लोग अगर मिलके बना रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, और अगर अर्बन में बन रहा है तो उसको अर्बन बैंक बोलते हैं। ठीक है? द मेन मोटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन आर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव? पहला, मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, मनी लेंडर्स के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। ठीक है? सेकंड, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इजी लोन प्रोवाइड करना, और मेंबर्स के बीच में पैसा बचाने का हैबिट को डेवलप करना। क्लियर? दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रेडिट फार्मिंग सोसाइटी। ठीक है? क्रेडिट फार्मिंग सोसाइटी, नाम से पता चल रहा है किनके बीच में एसोसिएशन होगा? स्मॉल फार्मर्स के बीच में। ठीक है? दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग। ठीक है? उनके पास उतना पैसा नहीं है कि बड़ा स्केल में लोग फार्मिंग कर सकें, तो छोटे छोटे बहुत सारे फार्मर्स मिलके दे कैन बाय द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड कैन डू द लार्ज स्केल फार्मिंग। राइट? क्या क्या होता है, क्या बेनिफिट, क्या पर्पस है इसका बनाने का? पहला, हेल्पिंग द स्मॉल फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स को हेल्प करना। सेकेंड, टू प्रोवाइड फार्मर विद सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड मॉडर्न टेक्निक्स, और फार्मर को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। उनका इंश्योरेंस कर देते हैं क्रॉप्स का, क्रॉप्स का भी डैमेज हो गया ज़्यादा बारिश की वजह से या कोई और रीज़न से, तो उसका इंश्योरेंस कर देना। दिस इज कॉल्ड एज गिविंग देम सिक्योरिटी। राइट? लास्ट, सबसे फेमस, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एग्जाम्पल, जैसे गजानन कॉम्प्लेक्स में बोला था उस दिन, माँ श्यामा काली अपार्टमेंट, इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे एक एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं फ्लैट्स के में या डुप्लेक्स के हिसाब से, और वो लोग जो है उस जगह पे जो है अपना हाउसिंग कर रहे हैं और मंथली कुछ पैसा वैसा कलेक्ट कर रहे हैं उस एरिया को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है? देखना, दिस सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोवाइड रेसिडेंशियल अकोमोडेशन टू देयर मेंबर्स। दिस सोसाइटी परचेज अ बिग प्लॉट ऑफ लैंड, एक बड़ा जमीन का हिस्सा में फ्लैट्स और डुप्लेक्स बना रहा है, कंस्ट्रक्ट फ्लैट्स एंड सेल दिस फ्लैट्स टू इट्स मेंबर इन इजी इंस्टॉलमेंट बेसिस। लोन वोन आसानी से मिल जाता है फ्लैट्स खरीदने के लिए। ठीक है? द मेन ऑब्जेक्टिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है हाउसिंग सोसाइटी बनाने का? पहला, अपने मेंबर्स को घर देना, रेसिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करना। सेकंड, कम रेट पे घर प्रोवाइड करना, जो कि सच नहीं है रियल लाइफ में, बल्कि ज़्यादा महंगा में बेच रहे हैं लोग। ठीक है? एंड थर्ड, कॉमन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, जैसे कॉमन रोड्स हो गया, लाइटिंग्स हो गया, पार्किंग हो गया, सिक्योरिटी हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब। क्लियर है? दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। क्लियर? कंप्लीटेड? ठीक है? तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। टेस्ट हम लोग धीरे धीरे रखेंगे, एक एक दो दो टॉपिक कर करके रखेंगे। आई विल टेल। ठीक है? एक एक दो दो टॉपिक हाँ, कंपनी का एक अलग से रखेंगे पूरा। तीन में करेंगे उसको। ठीक है?
अभी इतना, बाकी अभी नेक्स्ट चैप्टर नया क्लास में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 विल स्टार्ट नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कल छुट्टी नहीं है।